हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपकी फर्स्ट टर्म को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मैनेज करने के लिए ओवरऑल ऑपरेशंस को आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये आप सिंपली कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को एंड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड करने के लिए इंटरफेस बिटवीन द यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये ही कंट्रोल करता है और रिकॉर्ड रखता है हर एक एग्जीक्यूशन का, हर एक प्रोग्राम की जो भी आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है उसमें आपके सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं, आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी आपके कंप्यूटर में स्टोर्स हैं। तो सॉफ्टवेयर हम के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को नीड क्यों है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका यूजर इंटरफेस। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही प्रोवाइड करता है सारी इंस्ट्रक्शंस को जो कि प्रिपेयर करते हैं यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली ये एक वे होता है इंटरेक्ट करने का यूजर का कंप्यूटर के साथ। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको टू टाइप्स का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकेंड आ जाता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, या जिसको कि आप कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो भी आपको इन्वायरमेंट मिलता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वो आपको आइकन, स्टाइल्स या मेन्यू के फॉर्म में मिलता है। आपको सिंपली उनको सिलेक्ट करना होता है या क्लिक करना होता है अपने माउस, कीबोर्ड या टच स्क्रीन के साथ कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो जो सेकेंड आपका वे है यूज कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का वो है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आपको सिंपली कमांड्स टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होता है और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें आपको सारी कमांड्स को याद करना पड़ता है जिसके थ्रू आप इजीली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेजेस भी हैं, ये मोर फ्लेक्सिबल है देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये मेमोरी भी आपके कंप्यूटर में लेस ऑक्युपाइड करता है एज कम्पेयर टू योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये एक फास्टर वे है टास्क को परफॉर्म करने का आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो सेकेंड आ जाता है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का काम होता है सारी नेसेसरी प्रोग्राम्स को लोड करना कंप्यूटर की मेमोरी को, जो कि चाहिए उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये भी हमने आपकी वीडियो लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी वीडियो, आप चेक कर लेना। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें रिसोर्स एलोकेशन। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कंट्रोल करना और एलोकेट करना सारे जो भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको, जैसे कि आपका जो सीपीयू टाइम है या मेमोरी है कि कौन से प्रोग्राम को कब मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और कब उसको सीपीयू का टाइम चाहिए और कब उसको इनपुट डिवाइसेस की नीड है, आउटपुट डिवाइसेस की नीड है। तो ये सारी जो भी रिसोर्सेज की एलोकेशन है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी का काम होता है आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी आपने अपने फाइल्स को स्टोर करना होता है उनको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो ताकि जब आपने फाइल्स को रिट्रीव करना है हार्ड ड्राइव से तो आप इजीली उसको कर सकें। आप सिंपली सर्च पे जाके फाइल का नेम से सर्च करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही सर्च करके आपको बताता है कि आपने कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, कहाँ पे जाके आपने अपनी फाइल को स्टोर किया था। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका IO ऑपरेशन, या आप इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी कहते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है आपके सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि कब उसने डाटा को इनपुट लेना है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और कब उसने आउटपुट को सेंड करना आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है।
तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका एरर डिटेक्शन। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही सारे क्रूशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि एरर को डिटेक्ट करते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रिंट करने के लिए कमांड दी हुई है तो आपका कुछ डाटा प्रिंट हो रहा है लेकिन आपके प्रिंटर में पेजेस खत्म हो गए हैं, तो वो आपको एक एरर मैसेज दे देता है कि प्रिंटर के पास पेजेस नहीं है, तो आप वो कर लो। या कभी आप इंटरनेट पे कुछ सर्व कर रहे हैं और अचानक आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो जाता है, तो तब भी आपको एक एरर मैसेज दे देता है कि इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया। तो इस तरह से वो आपके एरर को डिटेक्ट करके और उनको मैनेज करता है। तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे जो भी सिस्टम के साथ अटैच्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है और वही डिसाइड करता है कि कौन से यूजर को या कौन से प्रोग्राम को कौन सी चीज़ कब एलोकेट करनी है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यही मैनेज करता है प्रोसेसेस को जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म हो रहे होते हैं, या आप कह सकते हो कि यही ध्यान रखता है कि कौन से प्रोसेस को अब सीपीयू का टाइम अलॉट करना है, और जैसे ही उसकी प्रोसेसिंग खत्म हो गई है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जिसको सीपीयू का टाइम अलॉट होगा। तो इस तरह से वो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करके या उसको मैनेज करके प्रोसेसेस को मैनेज करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस मैनेजमेंट में भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे हार्डवेयर या जो भी अटैच डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ और जो आपका जो सीपीयू है इन सबके साथ कम्युनिकेट करके इन सबके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करता है, और यही डिसाइड करता है और या इंस्ट्रक्ट करता है आपके सीपीयू को कि इस प्रोसेस को अब इनपुट डिवाइस की नीड है तो इस प्रोसेस को इनपुट डिवाइस अलॉट कर दो, और इस प्रोसेस को आउटपुट डिवाइस की नीड है तो उसको अलॉट कर दो। तो अब इस चीज़ की हमें क्यों ज़रूरत है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों डिसाइड करेगा, क्योंकि जो आपकी सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ही हाई होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने से ज़्यादा। तो फिर वो इसलिए फटाफट डिसाइड कर देता है और सीपीयू को बता देता है कि इस प्रोसेस को इनपुट डिवाइस की नीड है तो इस टाइम पे इनपुट डिवाइस इस प्रोसेस को अलॉट होगा। तो इसी तरह से वो आपकी जो डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो अटैच डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो भी सीपीयू है और जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन सबको मेमोरी की ज़रूरत होती है एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करना है, तो इसको सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड करो, और जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उस मेमोरी स्पेस को फ्री करो और जो भी नेक्स्ट अवेलेबल प्रोग्राम है उसको मेमोरी में लोड करो। तो इस तरह से वो सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करके मेमोरी को मैनेज करता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही सारी फाइल्स को मैनेज करके रखता है, चाहे आप फाइल को एज इट इज सेव कर रहे हैं, चाहे आप उसको किसी फोल्डर में या किसी डायरेक्टरी में सेव कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसकी जो भी मैनेजमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करके रखता है। तो जो भी डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है फाइल की फॉर्म में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन जो रखता है वो फाइल एलोकेशन टेबल को यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो जो फाइल एलोकेशन टेबल है उसमें जनरली जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल की रिकॉर्डिंग सेव होती है वो फाइल नेम से या किस तरह की वो फाइल है, बाइनरी फाइल है या कौन सी फाइल है, उस फाइल का साइज क्या है और वो उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पे स्टोर है, और उसको आप किस तरह से असेस कर सकते हो कि आप उसको सीक्वेंशियली असेस कर सकते हो, इंडेक्स फॉर्म में असेस कर सकते हो, या आप उसको डायरेक्ट असेस कर सकते हो। तो ये सब जो भी मैनेज करता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में कि फाइल को किस तरह से और कहाँ पे स्टोर करना है, और जब वो स्टोर होगी और अगर आप उसको सर्च कर रहे हो
तो वो फिर वही आपको पूरी लोकेशन बताता है कि फाइल कौन से फोल्डर में, कौन से डिवाइस में, कहाँ पे स्टोर है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली डिजाइन किए जाते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल यूजर ही उस कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये परफॉर्म करते हैं सिंगल टास्क एट अ टाइम। और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है MS-DOS, जहाँ पे कि एक सिंगल यूजर ही एट अ टाइम पे एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर सकता है, और जैसे ही वो टास्क खत्म होता है तभी वो नेक्स्ट टास्क को स्टार्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर हम मिनी कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अलो करते हैं कुछ डाटा या कुछ एप्लीकेशंस को मल्टीपल यूजर्स के साथ असेस करने के लिए एट अ सेम टाइम। दिस मीन्स कि जो भी यूजर्स मल्टीपल यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और डाटास को और एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं एट अ सेम टाइम। तो इसकी एग्जांपल्स हैं लाइनक्स एंड यूनिक्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलो करता है आपको एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी एग्जांपल है आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि अगर आप बैक एंड में म्यूजिक प्ले करके सुन रहे हैं और फ्रंट एंड पे आप कोई भी अपना प्रेजेंटेशन या वर्ड का काम कर रहे हैं, तो उस तरह से आप मल्टीपल टास्किंग एट अ सेम टाइम पे कर रहे हैं। या आप कुछ डॉक्यूमेंट इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो डाउनलोडिंग एक साइड पे चल रही है, आपका म्यूजिक भी एक साइड पे चल रहा है, और आप जो फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं वो भी चल रहा है। तो इस तरह से जो भी मल्टीपल टास्किंग है वो आपकी परफॉर्म हो रही है यूजिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या आप दो से ज़्यादा भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो प्रोसेसिंग आपकी पैरेलल में चल रही होती है तो उसको आप कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसमें आप करते क्या है कि एक सिंगल टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके और हर एक प्रोसेसर को वो पार्ट्स अलॉट कर देते हैं ताकि उनकी प्रोसेसिंग हो सके। और या फिर आप अलग अलग टास्क लेके अलग अलग प्रोसेसर्स को भी दे सकते हैं ताकि उनकी प्रोसेसिंग हो सके। इसका फ़ायदा क्या है कि जो भी आपकी एग्जीक्यूशन है वो पैरेलल में चल रही होती है और आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और जो आपकी कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो भी हाई हो जाती है और उसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 या जो भी आपके लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ की, वो सारी आपकी मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। तो अब हम आपके कुछ कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आ जाती है आपकी विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का जो फर्स्ट वर्जन था दैट इज़ 1.0 या 1.0, इसको उन्होंने 1985 में लॉन्च किया था, और उसके बाद से जो आपकी विंडोज़ है उसने सॉफ्टवेयर मार्केट्स पे रूल करना शुरू कर दिया था। तो जो आपका विंडोज़ है ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके अब तक वेरियस वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। तो उसमें आ जाते हैं आपके विंडोज़ 95, 98, आपकी विंडो XP, 7, 8, और जो अब इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 10। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। तो लाइनक्स एक फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है। फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर हमने आपकी सॉफ्टवेयर वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो ऊपर मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप चेक कर लेना। तो जो लाइनक्स है वो रिलीज हुई थी आपकी 17 सितंबर 1991 में बाय लिनस टॉरवल्ड। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं www.linux.org वेबसाइट से, और ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको बहुत सारी कंपनीज ने सपोर्ट किया था। तो जो इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेस होता है वो लाइनक्स कर्नल को यूज करके डिजाइन किया गया है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉस। बॉस स्टैंड फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन।
तो आप इसको बॉस GNU लाइनेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियली रिलीज हुआ था, इसके 4 एडिशंस लॉन्च हुए थे। तो फर्स्ट था आपका बॉस डेस्कटॉप, जो कि पर्सनल यूज या होम या ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया था। सेकेंड था आपका एडू बॉस, जो कि स्कूल्स और एजुकेशनल कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया था। और थर्ड था आपका बॉस एडवांस सर्वर्स एंड बॉस स्मूल। तो इसका जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो है 8.0 और उसको हम कहते हैं उन्नति, जो कि रिलीज हुआ था आपका 15 अक्टूबर 2019 में। तो ये एक इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNU है। अब GNU की क्या फुल फॉर्म है? GNU नॉट यूनिक्स। इसका मतलब कि ये डिजाइन किया गया है सेम यूनिक्स की तरह, बट ये डिफरेंट है यूनिक्स से, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसमें कोई भी यूनिक्स की तरह कोडिंग नहीं है। तो ये आपका GNU लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कि आपको सारे ऑफिस एप्लीकेशन सूट मिल जाते हैं, भारतीय OO मिल जाता है, इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स मिल जाता है आपको, और सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और फाइल शेयरिंग सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपका यूनिक्स। तो यूनिक्स आपका एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओरिजिनली डेवलप किया गया था इन 1969 एट बेल लैब्स। तो ये एक वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज को यूज करके डेवलप किया गया था। तो सी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और पावर की वजह से यूनिक्स को बहुत ज़्यादा नेटवर्क्ड इन्वायरमेंट में यूज़ किया गया, और इसके बहुत सारी वेराइटीज़ अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं, जो कि शेयर करती हैं सम कॉमन सिमिलैरिटीज। तो उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो है आपकी GNU लाइनेक्स एंड मैक OS X। तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था आपका सोलारिस। तो सोलारिस आपका एक फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1992 बाय सन माइक्रोसिस्टम। तो सोलारिस को आप ओरेकल सोलारिस भी बोलते हैं, और ये क्वाइट स्केलेबल है और बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज हर एक प्रोग्राम को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपके कंप्यूटर पे चल रहे हैं। तो लेकिन जब आपके कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये जो मैनेज करने की या कंट्रोल करने की रिसोर्सेज को, तो इसकी जो नीड होती है वो बढ़ जाती है। तो फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करता है, और वही हैंडल करता है और एलोकेट करता है हर एक रिसोर्सेज को, जब उसको मल्टीपल यूजर्स से या मल्टीपल प्रोग्राम से को रन करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है एट अ सेम टाइम और सेम मेमोरी को यूज़ करने की। तो जो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ रिसोर्स मैनेजर काम करके पूरा ट्रैक रखता है कि कौन सा रिसोर्स, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहा है, और उसने नेक्स्ट कौन से प्रोसेस को परमिशन ग्रांट करनी है रिसोर्स को यूज करने के लिए, जब उसको सेम टाइम पे डिफरेंट यूजर्स से रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो जो भी आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका CPU या आपका जो प्रोसेसर है या इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी या CPU का टाइम है, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि वो एलोकेट करता है हर एक स्पेसिफिक टास्क को। तो फिर एज अ रिसोर्स मैनेजर वो डिसाइड करता है कि किसी भी रिक्वेस्ट में कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए और हर एक टास्क एफिशिएंटली और फेयर रिसोर्स यूज करके अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर ले। तो ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट है ये 2 डिफरेंट वेज में परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट आ जाती है आपकी टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, सेकेंड आ जाती है आपकी स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में जो आपका CPU का टाइम है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ या डिफरेंट यूजर के साथ जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया होता है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम इसमें एक एग्जांपल कंसीडर कर देते हैं जहाँ पे आपके पास एक ही प्रिंटर है और बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम ने उसको प्रिंट की कमांड दे दी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ टाइम रिसोर्स मैनेजर मैनेज करेगा कि कौन सा टास्क कब परफॉर्म होगा और उसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होगा प्रिंट के लिए। तो प्रोग्राम और यूजर्स अपनी अपनी टर्न लेते हैं और अपना अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये कि
एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होता है। तो सारी जो भी कमांड्स हैं वो सारी लाइंड अप हो जाती हैं एक सिंगल प्रिंटर पे, और सारी 1 बाय 1 कंप्लीट की जाती हैं। लेकिन सेकंड है आपका इसमें स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें आपका जो भी टास्क है वो 1 बाय 1 कंप्लीट नहीं होता है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो हर एक प्रोग्राम को आपकी मेमोरी में थोड़ी थोड़ी स्पेस प्रोवाइड कर देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे टास्क परफॉर्म होना शुरू हो गए, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये अज्यूम करके चल रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी मेमोरी है और वो सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को होल्ड कर सकता है और उनको एफिशिएंटली कैरिड आउट कर सकता है। तो वो रेदर देन परफॉर्मिंग, जैसे कि टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में आपका एक एक काम हो रहा था, तो वहाँ पे ये इन स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे काम को स्टार्ट कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे काम साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, और जो टास्क फर्स्ट परफॉर्म हो जाता है तो वो अपनी मेमोरी स्पेस को फ्री कर देता है, और अगर कोई नेक्स्ट टास्क और पाइल्ड अप हो रखा है लाइन में तो वो उस मेमोरी स्पेस को ऑक्युपाइड करके अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में जो भी आपके टास्क हैं वो 1 बाय 1 परफॉर्म होते हैं, और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग में आपके जो भी टास्क है वो सारे एक ही साथ नॉर्मली परफॉर्म होते हैं। So that's all for today's video. Thank you.